आज हम जानेंगे पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, यह जो है हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 10 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में हिस्ट्री नोट्स करके मिल जाएगा सारा लेक्चर आपको। ठीक है, समझते हैं। तो पल्लव वंश का कार्यकाल जो होता है 575 से लेकर 980 AD मतलब ईस्वी तक रहता है। ठीक है, अब समझते हैं इसके संस्थापक कौन होते हैं। सी विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु। ओके, राजधानी कहाँ बनाते हैं तो कांचीपुरम, राजधानी कांचीपुरम। तो पल्लव वंश के राजधानी पूछेगा आपसे कि पल्लव वंश का राजधानी कहाँ है तो कांचीपुरम। लेकिन सांस्कृतिक राजधानी पूछ लिया पल्लव वंश का तो कहाँ मारेंगे, मामल्लपुरम। कहाँ मारेंगे, मामल्लपुरम। तो सांस्कृतिक राजधानी मामल्लपुरम, और ऐसे अगर बोल दिया तो पल्लव वंश के राजधानी कहाँ है तो कांचीपुरम। ओके, सांस्कृतिक पूछेगा तब मामल्लपुरम मारिएगा। अब देखिए, यह जो है पल्लव वंश के संस्थापक होते हैं सी विष्णु, या किसके उपाधि धारण करते हैं तो यह करते हैं उपाधि अवनी सिंह। अवनी सिंह की उपाधि कौन धारण करते हैं तो सी विष्णु उपाधि धारण करते हैं। क्या चीज़ की तो अवनी सिंह की उपाधि धारण करते हैं। अब देखिए, इसके दरबार में अवनी सिंह के दरबार में मतलब सी विष्णु के बारे में हम बोल रहे हैं। सी विष्णु के दरबार में जो रहते हैं वो दरबारी कवि का क्या नाम रहते हैं तो भरावी। भरावी एक विद्वान रहते हैं। भरावी द्वारा जो है एक बुक भी लिखा गया था, कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम के लेखक कौन होते हैं तो भरावी। किसके दरबार में रहते हैं भरावी तो सी विष्णु के दरबार में रहते हैं, जो कि विद्वान रहते हैं। ठीक है, और इसका बुक पूछ लिया तो करा कीर्तार्जुनियम। ओके, कीर्तार्जुनियम इसके बुक है। अब समझिएगा, मामल्लपुरम में आदि बराह नामक मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं तो सी विष्णु ही करवाते हैं। मामल्लपुरम में जो है आदि बराही नामक मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं, सी विष्णु करवाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। उसके बाद अगला शासक आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश के दूसरा शासक होते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने पराजित किया था तो क्या बोलेंगे, पुलकेशिन द्वितीय पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे तो यह जो थे कौन थे तो चालुक्य वंश के शासक थे। कौन थे, चालुक्य वंश के शासक थे। कौन से चालुक्य, बतापी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था तो पल्लव वंश के दूसरा शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किए थे। अब समझते हैं, जब पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किए तो उसके बाद ये कौन सी उपाधि धारण कर लिए तो दक्षिण पथेश्वर की उपाधि ये धारण कर लिए। कौन, पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे। ओके, अब समझते हैं आगे महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में हम अच्छे समझते हैं। देखिए, महेंद्र वर्मन जो प्रथम होते हैं यह जैन धर्म के उपासक होते हैं। जैन धर्म के उपासक कौन होते हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम होते हैं। ओके, जो पल्लव वंश के शासक होते हैं। अब समझते हैं, बाद में ये क्या करते हैं, महेंद्र वर्मन किसी के प्रभाव में आके किसी के बोलने की वजह से, उसका नाम क्या रहता है अप्पर के बोलने की वजह से जो है, जब अप्पर बोलते हैं कि तुम जो है जैन धर्म को नहीं बल्कि तुम जो है कोई और धर्म को अपना लो, तुम शैव धर्म को अपना लो। ठीक है, तो किसके कहने पे महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म को छोड़ के शैव धर्म को अपना लिए तो क्या बोलेंगे, अप्पर के बोलने पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जैन धर्म को अपनाए थे महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद में जो है अप्पर के कहने पे शैव धर्म को ग्रहण कर लिया था। ओके, अब देखते हैं आगे। महेंद्र वर्मन का बुक याद रखिएगा। महेंद्र वर्मन जो बुक है वह कौन से बुक है तो मतविलास प्रहसन। मतविलास प्रहसन के रचयिता कौन है तो महेंद्र वर्मन प्रथम है, और यह जो है संस्कृत भाषा में लिखे थे, मतविलास प्रहसन। ठीक है, संस्कृत का बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। उसके बाद अगला शासक आते हैं पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में अब हम जानेंगे, इस पर फोकस करिएगा। देखिएगा, इसके समय जो है पूना पुलकेशिन द्वितीय आक्रमण कर देते हैं। किसके समय, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जो है पुलकेशिन द्वितीय पराजित मतलब आक्रमण कर देते हैं। तो पहले तो आक्रमण करते हैं किसके कार्यकाल में, महेंद्र वर्मन प्रथम के कार्यकाल में। तो महेंद्र वर्मन तो पराजित हो जाते हैं पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय कौन होते हैं, चालुक्य बतापी वंश के प्रतापी शासक होते हैं पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका मन बढ़ जाता है, ये सोचता है कि महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिए हैं तो हम किसी को भी पराजित कर सकते हैं। इसके मन में ये चलने लगा, ईगो आ गया था इसको।
लेकिन इसका सामना हो गया किससे? नरसिंह वर्मन प्रथम से इसका सामना हो गया, जो कि पल्लव वंश के शासक था और प्रतापी शासक था। ठीक है, इसका सामना नरसिंह वर्मन प्रथम से हो गया। उसके बाद जो है नरसिंह वर्मन इसको क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय को पटक दिया। मतलब पुलकेशिन द्वितीय जो है किससे हार गए? तो नरसिंह वर्मन प्रथम से हार गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से रिकॉल करते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम इसके समय जो है पुनः पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया, किंतु नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसे मार दिया। किसे मार दिया? पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया। ठीक है, कि बार बार तुम आक्रमण नहीं करता है, मेरा एक शासक को तुम मार दिया तो क्या सबको मार देगा? तो यही हुआ था। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको पराजित कर दिया? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अब समझते आगे। उसके बाद जो है राजधानी, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि पुलकेशिन द्वितीय जो होते हैं चालुक्य बतापी के शासक होते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय को जब ये पराजित कर देते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, तो फिर ये जो है बतापी कोंड की उपाय धारण करते हैं। क्या करते हैं? बतापी कोंड की उपाय धारण करते हैं। किसको जीत के? बतापी को जीत के, पुलकेशिन द्वितीय को मार के। कौन बतापी कोंड की उपाय धारण करते हैं? तो नरसिंह वर्मन प्रथम बतापी कोंड की उपाय धारण करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब समझते हैं आगे, देखिए बतापी कौन के उपाय धारण करते हैं? कौन? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। आप समझते हैं ध्यान से, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है मामलपुरम की उपाधि भी धारण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मामलपुरम की उपाधि कौन धारण करते हैं? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है मामलपुरम की उपाधि धारण करते हैं। और यह जो है मामलपुरम में रथ मंदिर, जिसे सप्त पैगोडा का मंदिर भी कहा जाता है, मामलपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ही करवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब समझते हैं आगे। तो रथ मंदिर की चर्चा आ गया है, तो रथ मंदिर के बारे में समझते हैं। टोटल रथ मंदिर की संख्या अगर पूछ लिया तो टोटल 7। कितना है? टोटल 7। अब समझते हैं ध्यान से, सबसे इसमें रथ मंदिर पूछेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा रथ किसका था, सबसे बड़ा रथ किसका था। ठीक है, तो टोटल रथों की संख्या कितना है? 7 है। तो सबसे छोटा रथ अगर पूछ लिया तो द्रौपदी की सबसे छोटा रथ रहता है, जिसमें कितना रथ रहते हैं? 1 रथ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद पांड में कौन? युधिष्ठिर के बारे में बोल रहे हैं हम। पांड में धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में बोल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रथ रहता है, जिसमें रथों की संख्या 5 होती है, जो सबसे बड़ा रथ रहता है इसका। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गणेश रथ आते हैं, जिसमें कि रथों की संख्या 1 होती है। लेकिन आपसे 2 क्वेश्चन याद रखना है। सबसे बड़ा पूछ लिया तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर का सबसे बड़ा रथ रहते हैं। और सबसे छोटा पूछ लिया तो सबसे छोटा द्रौपदी, जिसमें रथों की संख्या 1 रहती है। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा और बड़ा दोनों याद रखना है। अब समझते आगे। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में हेनसांग भी आते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में भी हेनसांग आते हैं। सबसे पहले हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया। हर्षवर्धन जब हार गया पुलकेशिन द्वितीय से, तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया। अब पुलकेशिन द्वितीय जब नरसिंह वर्मन प्रथम से हार गया तो फिर किसके दरबार में आ जाएगा? हेनसांग। तो पुलकेशिन द्वितीय जब हार जाता है तो नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में आ जाता है। मतलब कि जो शासक हारते गया ना, या फिर जो शासक जीतते गया, उसके दरबार में जाते रहा ये हेनसांग। ठीक है, हेनसांग जो कि चीनी यात्री था। ठीक है, और इसका बुक पूछेगा आपसे तो CU की इसका बुक है। ठीक है, हेनसांग के बुक CU की, जो कि यात्रियों के विवरण के बारे में जानकारी मिलता है। हेनसांग की पुस्तक CU में। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, पल्लव वंश का अगला शासक कौन आते हैं? महेंद्र वर्मन द्वितीय आते हैं। ठीक है, लेकिन महेंद्र वर्मन द्वितीय जो है कुछ खास काम नहीं किए रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसके बारे में मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अगला के बारे में पढ़ना है। परमेश्वर वर्मन, इसने जो है एकमाल लोकादित्य की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, इसने क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? तो एकमल लोकादित्य की उपाधि धारण करते हैं। इसने मामलपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन? तो परमेश्वर प्रथम। ठीक है, तो मामलपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम करवाते हैं। अब समझते हैं ध्यान से, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब समझते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो होते हैं, ये उपाधि कौन से धारण करते हैं? तो राजा प्रिय आगम प्रिय की उपाधि कौन धारण करते हैं? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय उपाधि
मतलब धारण करते हैं। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय कौन सी उपाधि धारण करते हैं? राजा प्रिय और आगम प्रिय की उपाधि धारण करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते आगे, ये क्या करवाते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय? तो यह जो है कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे, राजा सिद्धेश्वर मंदिर भी इसी को बोला जाता है, कांची का कैलाश मंदिर को। ठीक है, अब देखिएगा, राजा सिद्धेश्वर मंदिर से ही द्रविड़ शैली की शुरुआत हुआ था, जो कि जिसका निर्माण कौन करवाए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय ही करवाए थे। ठीक है, राजा सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण या फिर कांची का कैलाश मंदिर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से जो है द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे, अब देखिए इसने क्या किया था? तो महाबली सौर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ही करवाए थे। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय क्या करवाए थे? तो महाबली में सौर मंदिर का निर्माण करवाए थे, जो कि तट मंदिर है। ठीक है, महाबली सौर मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाए थे। ओके, याद रखिएगा। अब समझते हैं ध्यान से, इसके दरबार में दंडी नाम का एक विद्वान रहते थे और इसका बुक जो है दस कुमार चरित है। तो दस कुमार चरित के लेखक पूछ लिया, तो दांडी जो कि किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कोई दिक्कत नहीं है। और दांडी का जो बुक है दस कुमार चरित, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया बुक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद अगला शासक आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। इसका एक चीज याद रखिएगा कि यह जो है कांची में बैकुंठ मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जो कि दोनों कांची में ही रहते हैं। ओके, तो नंदी वर्मन जो है कौन से मंदिर का निर्माण करवाते हैं? तो बैकुंठ मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जो कि कांची में ही रहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अपराजित वर्मन के बारे में समझते हैं। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन, मतलब पल्लव वंश का अंतिम शासक पूछेगा आपसे, तो क्या बोलेंगे? अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन। ओके, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया था। किसको? अपराजित वर्मन को, जो कि कभी अपराजित नहीं होने वाले थे, लेकिन इसको कौन पराजित कर दिया? आदित्य प्रथम पराजित कर दिया। समझते हैं ध्यान से। फिर उसके बाद जो है पल्लव वंश के स्थान पे चोल वंश की स्थापना हो गया। पल्लव वंश के स्थान पे चोल वंश की स्थापना हो गया। तो हम चोल वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, समझिएगा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय जो है नरकेसरी की उपाधि धारण करते हैं। नरकेसरी की उपाधि कौन धारण करते हैं? तो यह करते हैं विजयालय। नरकेसरी की उपाधि कौन धारण करते हैं? तो विजयालय करते हैं नरकेसरी की उपाधि। विजयालय अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं चोल वंश का? तो बनाते हैं तंजौर या तंजावुर। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में ही रहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे, आदित्य प्रथम जो है इसने पल्लव शासक अपराजित वर्मन को पराजित कर दिया था, ये तो हम देखे ही थे। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। उसके बाद जो है अपराजित प्रथम को जब ये पराजित कर दिया, उसके बाद जो है ये उपाधि धारण किए थे। कौन? आदित्य प्रथम उपाधि धारण किए थे कोदंडराम की उपाधि धारण किए थे। कौन? आदित्य प्रथम। तो कोदंडराम की उपाधि कौन धारण किए थे? तो आदित्य प्रथम उपाधि धारण किए थे। किसको पराजित करके? तो पल्लव वंश के शासक अपराजित वर्मन को पराजित करके। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे, इसे स्वतंत्र चोल के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, स्वतंत्र चोल के संस्थापक किसे माने जाते हैं? तो आदित्य प्रथम को जो है स्वतंत्र चोल के संस्थापक माने जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। उसके बाद आगे आते हैं चोल वंश में अगला शासक परांतक प्रथम के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझिएगा। इसने मदुरै को जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण किए थे। मदुरै को जीत के मदुरै कोंड की उपाधि कौन धारण किए थे? तो परांतक प्रथम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मदुरै कोंड की उपाधि कौन धारण किए थे? तो क्या बोलेंगे? परांतक प्रथम, मदुरै को जीत के। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। उसके बाद आते हैं परांतक द्वितीय। अब समझते हैं ध्यान से। परांतक द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक जब होते हैं कृष्ण तृतीय, तो कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में पराजित करते हैं। तो तक्कोलम के युद्ध में कौन पराजित हुए थे? तो हुए थे परांतक प्रथम। किससे? तो कृष्ण तृतीय से। मतलब कृष्ण तृतीय जो है परांतक प्रथम को
हरा दिया था। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। राजराज प्रथम के बारे में जानते हैं। राजराज प्रथम जो है ये शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब कि चोल वंश के जो अगला शासक होते हैं राजराज प्रथम यह शैव धर्म को मानते हैं। ओके, उसके बाद जो है इसने तंजौर में विद्येश्वर मंदिर का या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन? राजराज प्रथम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजराज प्रथम जो है कौन से मंदिर का निर्माण करवाते हैं, तो विद्येश्वर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराते हैं राजराज प्रथम। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद समझते हैं आगे। यह चोल वंश का सबसे महान शासक होते हैं। कौन? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो है चोल वंश का सबसे महान शासक होते हैं। समझते हैं ध्यान से। अब आगे चोल वंश का फिर अगला शासक आते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो उपाधि धारण करते हैं ये परकेसरी की उपाधि धारण करते हैं। परकेसरी की उपाधि कौन धारण करते हैं? तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो उपाधि धारण करते हैं परकेसरी की उपाधि धारण करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। और राजेंद्र प्रथम जो होते हैं ये श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लेता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन से चोल शासक होते हैं जो श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लेता है, तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रथम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ, अगले वीडियो के साथ। ओके, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जितने भी लोग नए हैं या फिर मेरे वीडियो को जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।